हाय हेलो नमस्ते। आइए आपको हम सिखाते हैं, बताते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ये फिगर को आप अच्छे से देखिए। इस फिगर को आप देख करके देख सकते हैं कि ये क्या है। ये आपका एक है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस पे रखा हुआ है? सरफेस पे। ऑब्जेक्ट और सरफेस। और ये दूसरा फिगर इसके साथ वाला फिगर में देखिए, आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है? जो ये mg है, mg का मतलब क्या है? इसका वेट। और यहाँ पे एक वाइट डॉट दिखाया गया है। इस वाइट डॉट को क्या कर सकते हैं? ये इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड। तो जो इसका वेट होता है mg, वो सेंट्रोइड पे लगेगा। और ये n क्या है? n को हम कह सकते हैं रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। आर भी बोल सकते हैं, इसको हम सिंबल ले सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आगे इस फिगर में आप समझने की कोशिश करिए। ये बॉक्स है। बॉक्स का मतलब वही ऑब्जेक्ट है जो अभी उसके पहले वाले फिगर में दिखाए थे, ऑब्जेक्ट है। और ये मान लीजिए सरफेस है। तो यहाँ पे अर्थ है। अर्थ का ये सरफेस मान सकते हैं आप, उस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो होता क्या है कि जो मास होता है, मास की वजह से उसका वेट बनता है। मास होता है, उसमें जी मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हो जाएगा। वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, यही एक्शन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी को ही हम वेट कहते हैं। तो जब एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी लगेगा अर्थ के द्वारा। तो अर्थ रिएक्शन लगा रहा है, तो ये रिएक्शन ड्यू टू द बॉक्स। अर्थ लगा रहा है रिएक्शन बॉक्स पे। तो इसको हम, ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। ओके। अब फ्रिक्शन के बारे में क्या आप समझते हैं? जैसे ये बॉक्स है। बॉक्स का मतलब ऑब्जेक्ट है, जो कि पहले फिगर दूसरे फिगर में हमने आपको बताया था। अगर इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, पुशिंग फोर्स बाहर से, तो टेंडेंसी क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस दोनों कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में होने की वजह से इनके बीच इंटरमालिकुलर फोर्स लगेगा, कोहेसन का फोर्स लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस पे लगता है, कांटेक्ट सरफेस पे। कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा और ये अपोज करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को, या तो मोशन को रोकना चाहेगा, इसलिए ये हमेशा मोशन के अपोजिट काम करेगा। तो इसका डायरेक्शन देखिए, इस साइड है और मोशन का डायरेक्शन इधर है। फोर्स देख रहे हैं, जिधर फोर्स है उधर ही मोशन की टेंडेंसी है। ओके। फिर नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, सबका कंबाइन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट देख ही सकते हैं, फिर ये सरफेस आप देख ही सकते हैं। पहले फिगर में जो दिखाए थे वही सब चीज़ें हैं। ये अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स का सिंबल मान लीजिए हमने एफ ए ले लिया है। ए फॉर अप्लाइड, एफ फॉर फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो कर रहा है। और जो उसका ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉयड होगा, वहाँ पे डब्लू काम करेगा, ये नीचे की तरफ डब्लू, जिसको हम फार्मूले में लिखना चाहेंगे तो डब्लू बराबर mg हो सकता है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगेगा। एफ, कैपिटल एफ, इसका हमने सिंबल लिया हुआ है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है, जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन आप समझ सकते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। अब फार्मूले को आप यहाँ पे याद करिए। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका सिंबल अगर हम एफ ले रहे हैं, तो वो एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर। आर हमारा यहाँ पे क्या है? इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि जो सरफेस अर्थ का सरफेस है या तो किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, वो किसी उसके ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट पे लगाती है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये एफ बराबर क्या हो जाएगा? म्यू आर। ये एक हमारा कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ओके। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, इसको देख लेना है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा करके एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। कांस्टेंट जो है, यही हमारा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला हमको याद करना होता है, जैसे कि ऊपर के फिगर को ही हम दोबारा अगर बनाएं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के, ये हमारा सरफेस है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, मास की वजह से उसके ऊपर वेट काम करेगा,
जो कि W है, और वेट की वजह से क्या करेगा, ये सरफेस इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो ये हम इसको हम कह सकते हैं ये एक्शन है, ठीक। और ये क्या है, ये हमारा रिएक्शन है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से आप जानते हैं एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि R=mg होता है, ये एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो और ये देखिए अप्लाइड फोर्स अगर हम P ले रहे हैं, P को अगर हम चाहें तो FA भी बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स। तो उसके अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन दिखाया जा रहा है। फ्रिक्शन तो लगेगा यहाँ सरफेस पे, लेकिन हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ये रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होगा ये यस जो है रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है S=, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ किसका, रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो होता है यस। तो ये जो थीटा यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थीटा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसको आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके बीच का एंगल होता है, तो ये एंगल होता है R रिएक्शन फोर्स और यस मतलब रिजल्टेंट फोर्स। और किसका रिजल्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट S है। और यस और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है थीटा। तो इस पे भी एक फार्मूला बनता है। तो यस देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं हम फार्मूले से, S=R² प्लस F², ये हो गया। इसको हम चाहें तो और इसमें फार्मूले में लिख सकते हैं 2R cos, ये 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो ये cos वाली वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला यही आता है कि √R² प्लस S²। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो R² प्लस F² हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसके बीच का एंगल थीटा होता है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स F है, ये F है, फ्रिक्शन फोर्स = होता है tan थीटा इंटू R। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें, क्योंकि दोनों इक्वेशन फ्रिक्शन के ही है, फ्रिक्शन फोर्स के हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें यहाँ पे, इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2, तो ये मिल जाएगा हमको। क्यों, क्योंकि F= अभी हमने इक्वेशन 1 में क्या पढ़े थे, यहाँ पे था म्यू और R। और इक्वेशन 2 में हमने क्या पढ़ा था, F= tan थीटा और R। तो ये चीज़ और ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो μ = tan थीटा हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है ये आप समझिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो भी समझिए। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और एक्शन यहाँ पे क्या लग रहा है, रिएक्शन क्या लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, द फोर्स एक्जर्टेड बाय द सरफेस, बाय अ सरफेस, जो कि ये परपेंडिकुलर लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, वो भी ऑब्जेक्ट जो उस पर रहता है उस पर लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप इससे फेमिलियर होंगे, इसका सिंबल तो G होता है और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकेंड²। मास आप फेमिलियर है, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा होता है इसका यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है kg। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर का मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेट इक्वल टू क्या है, ये mg है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो ये देखिए फोर्स है, जो ग्रेविटी मतलब अर्थ लगाती है फोर्स वो है। और ये हमारा इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ये फोर्स का यूनिट होगा। तो यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन का सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल N। और ये क्या हो जाएगा, फोर्स है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन लग रहा था वो लग रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू मास, ठीक है। ये W हमारा एक्शन लग रहा था और उस एक्शन का रिएक्शन जो था वो R था। और यही हमारा ये बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो यहाँ से भी एक फार्मूला बन जाएगा कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन कि R = W, या तो W को हम mg भी लिख सकते हैं,
तो ये कुछ फार्मूले आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए, आपके पास हमेशा इसके लिए याद हो जाएगा। तो देख लीजिए ये सब चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।